हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस लेसन में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स देखेंगे। ये जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है प्रीलिम्स 2017 के, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मेरा नाम भूमिका सैनी है। मैंने इंजीनियरिंग एनआईटी जयपुर से की है। स्टडी आईक्यू की काफ़ी सारी पेन ड्राइव्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, जैसे कि एसएससी एग्जामिनेशन के लिए, बैंक एग्जामिनेशन के लिए, बाकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। यूपीएससी की पेन ड्राइव बहुत ही जल्दी जून 2017 में लॉन्च की जाएगी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स को काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखे थे। इस पार्ट में, पार्ट 2 में स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आने वाले पार्ट्स में हेल्थ सेक्टर को, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड करंट इश्यूज को देखा जाएगा। एंड कोई भी इशू अगर इनके अलावा होगा तो वो मिसलेनियस सेक्शन में सेपरेटली कवर किया जाएगा। तो इस स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक में इसरो से रिलेटेड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को देखा जाएगा, एंड नेक्स्ट जो भी फॉरेन मिशन होंगे, जैसे कि नासा के मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मिशन, उनको सेपरेटली देखा जाएगा। तो पहले आइए इसरो के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को एक बार देख लेते हैं। तो पहले एक ये न्यूज़ थी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर प्लान किया है कि वो एक टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी जिसमें कि रॉकेट लॉन्च व्हीकल को प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर फायर। अब इस टेक्नोलॉजी में एक सेरेमिक पॉलीमर हाइब्रिड जिसका कि नाम है कैसपोल, इसको यूज़ किया जाएगा। कैसपोल है क्या? कैसपोल एक वाटर बेस्ड रेडी टू कोट प्रोडक्ट है। ये कुछ इस तरह का पेंट होता है जिसको कि रेडिली मतलब इजीली कोट किया जा सकता है। ये 800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकता है। ये इको फ्रेंडली है एंड बिकॉज इट इज फ्री ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स, तो इसमें कोई भी टॉक्सिक मटेरियल्स नहीं है एंड ये इको फ्रेंडली है। ये भी इसकी एक खास बात है। तो इसके अलावा इसको किन किन जगह यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये फ्लेम रिटार्डेंट है, ये फायर रेजिस्टेंट है, तो इसको रेलवे कोचेस और ऑटोमोबाइल्स में काफी अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है। स्पेशली जब भी फायर एक्सीडेंट्स होंगे तो ये काफी इफेक्टिव होगा। इसके अलावा जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स, इसके अलावा कोई भी क्लोज पब्लिक प्लेसेस हैं जो जहाँ की फायर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ इस फायर रेजिस्टेंट मटेरियल को काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसको कॉन्क्रीट सरफेस ऑफ बिल्डिंग्स पे भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये वाटर सीपेज को प्रिवेंट करता है। ये माइक्रो क्रैक्स और होल्स को इफेक्टिवली फिल कर सकता है और इससे ये वाटर सीपेज को प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा इसरो का ये मानना है कि ये बिल्डिंग्स को भी 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कूल रखेगा। तो ये इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन ही न्यूज़ में था क्योंकि इसरो ने सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया है। अब स्क्रैमजेट इंजन समझने से पहले एक बार जो भी डिफरेंट तरीके के इंजन होते हैं इनको देख लेते हैं। एक होता है टर्बोजेट इंजन, जो कि जिसमें ये टर्बाइंस लगे होते हैं। टर्बाइंस के थ्रू एयर जो है वो फोर्सफुली कंप्रेस होती है। इसके अलावा होता है रैमजेट इंजन और स्क्रैमजेट इंजन। रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन में एयर से एटमॉस्फेयर ली जाती है, इनको एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम भी कहा जाता है। अब रैमजेट और स्क्रैमजेट में डिफरेंस ये है कि यहाँ एस का मतलब है सुपरसोनिक। तो इस स्क्रैमजेट इंजन में सुपरसोनिक स्पीड से एयर कंप्रेस होती है। तो ये मेन डिफरेंस है रैमजेट और स्क्रैमजेट में। तो आइए स्क्रैमजेट इंजन का एक बार डिटेल में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से यूज करता है, इसीलिए इसको एयर ब्रीदिंग इंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन यूज कर रहा है। अब कभी भी रॉकेट में जो फ्यूल होगा, रॉकेट में फ्यूल होता है, इस रॉकेट में फ्यूल जनरली होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए एक ऑक्सीडाइजर चाहिए होगा, और वो ऑक्सीडाइजर होता है ऑक्सीजन। तो अब इस ऑक्सीजन को एक ऑक्सीडाइजर टैंक में भी स्टोर करके रॉकेट में रखा जा सकता है, या फिर ऑक्सीजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से भी लिया जा सकता है। अगर स्क्रैमजेट इंजन ऑक्सीजन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इससे वेट रॉकेट का कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर टैंक में कम ऑक्सीजन स्टोर करने की जरूरत होगी, और जैसे ही वेट कम होगा तो उसका थ्रस्ट बढ़ेगा, प्लस उससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। इसके अलावा इसका एक बेनिफिट ये है कि स्क्रैमजेट इंजन के थ्रू हाइपरसोनिक स्पीड रीच करी जा सकती है। हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब ये है मैक 5 एंड अबव। मैक 5 एंड अबव का मतलब ये है कि 1 मैक होता है स्पीड ऑफ साउंड, जो कि रफली 330 मीटर पर सेकेंड होती है। मैक 5 मतलब 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। अब इस स्क्रैमजेट इंजन में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जैसा अपन ने देखा कि टर्बोजेट इंजन में एक कंप्रेसर और रोटेटिंग कंप्रेसर और एक टर्बाइन होता है, जिसके कारण एयर जो है फोर्सफुली कंप्रेस होती है जेट इंजन में। बट स्क्रैमजेट इंजन में जो एयर का कंप्रेशन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ शॉक वेव्स होता है, जो कि स्क्रैमजेट इंजन में ऑलरेडी होता है।
इसके कारण वो एयर जो है फोर्सफुली कंप्रेस होती है। बट इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, स्क्रैमजेट इंजन जो है वो एफिशिएंट सुपरसोनिक स्पीड पे ही होता है। इसका मतलब ये है कि स्क्रैमजेट इंजन को सिर्फ एटमॉस्फेरिक फेज ऑफ रॉकेट फ्लाइट में यूज किया जा सकता है। मतलब ये कि जब रॉकेट टेक ऑफ करता है तो उस टाइम रॉकेट की स्पीड सुपरसोनिक स्पीड नहीं हो सकती। सुपरसोनिक लगभग मैक 2.5 से 3 के आसपास। तो सुपरसोनिक स्पीड जो है वो रॉकेट थोड़ी देर बाद करेगा अचीव। तो इसलिए एटमॉस्फेरिक फेज ऑफ रॉकेट फ्लाइट में ही स्क्रैमजेट इंजन वर्क कर सकता है। इसीलिए अपने को पहले रैमजेट इंजन की जरूरत होगी, उसी के बाद ही स्क्रैमजेट इंजन वर्क करेगा। बट स्क्रैमजेट इंजन का बेनिफिट ये है कि ये कॉस्ट कम कर देगा रॉकेट की, ये रॉकेट का वेट कम कर देगा, ये रॉकेट की एफिशिएंसी बढ़ा देगा, ये हाइपरसोनिक स्पीड अचीव करने में डेफिनेटली अपने को हेल्प करेगा। और इंडिया फोर्थ कंट्री है जिसमें कि सक्सेसफुली स्क्रैमजेट इंजन आफ्टर टेस्ट किया गया आफ्टर यूएस, रशिया एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये था स्क्रैमजेट इंजन। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं एयर एयर इसमें कंप्रेस हो रही है। स्क्रैमजेट में ये सुपरसोनिक कंप्रेशन होता है। एस यहाँ सुपरसोनिक ही है। नेक्स्ट अपन देखते हैं लॉन्च व्हीकल, जो भी इसरो से रिलेटेड लॉन्च व्हीकल न्यूज में थे, जैसे कि पीएसएलवी, जीएसएलवी, जीएसएलवी मार्क 3, तो ये जनरली न्यूज में रहते हैं। तो अपन एक बार पूरा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देख लेते हैं लॉन्च व्हीकल्स का। तो अगर आप देखें कि पहले इसरो ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किया था, जो अपना फर्स्ट लॉन्च व्हीकल था एसएलवी। ये चार इसकी सॉलिड स्टेज थी, इसमें कोई भी लिक्विड स्टेज नहीं थी, सारी सॉलिड स्टेज थी। उसके बाद अपन ने ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किया, इसमें 5 स्टेज थी और ये सारी सॉलिड प्रोपेलेंट थी। इसरो इसको इन दोनों व्हीकल्स को अभी नहीं यूज करता है। अभी जो मेन अपन यूज करते हैं वो है पीएसएलवी, जीएसएलवी। पीएसएलवी है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें 4 स्टेजेस होती है, मगर वो सॉलिड फिर लिक्विड फिर सॉलिड फिर लिक्विड, ऐसे एसएल ऑल्टरनेट होती हैं। नेक्स्ट है जीएसएलवी मार्क 1 एंड मार्क 2। ये जो सैटेलाइट है ये जनरली इनसेट सैटेलाइट, ये जो लॉन्च व्हीकल है ये जनरली इनसेट सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए होता है। इनसेट सैटेलाइट जो कि अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अब इसमें 3 स्टेजेस होती है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक क्रायोजेनिक। ध्यान रखिएगा पीएसएलवी में अपन ने देखा 4 स्टेजेस, मगर सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। जीएसएलवी में अपन ने देखा कि 3 स्टेजेस, सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। जीएसएलवी मार्क 3 जो है वो हाईली एडवांस्ड वर्जन है जीएसएलवी मार्क 1 मार्क 2 का। इसमें भी 3 स्टेजेस हैं, सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक। बट ये ध्यान रखिएगा कि इस जीएसएलवी मार्क 3 पर इसरो इसलिए एम्फोसाइज कर रहा है क्योंकि अगर अपने को हायर वेट वाले, मतलब 4 से 5 टन के वेट वाले अगर सैटेलाइट्स अपने को लॉन्च करने हैं हायर ऑर्बिट में, तो उसके लिए जीएसएलवी मार्क 3 को यूज किया जा सकता है। तो ऑर्बिट से रिलेटेड मैं अभी बात कर रही थी। जीएसएलवी पीएसएलवी को डिटेल में समझने से पहले हम एक बार ऑर्बिट समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट पीएसएलवी जीएसएलवी को डिटेल में देखते हैं। तो ऑर्बिट्स जो है काफी तरह के ऑर्बिट्स होते हैं। एक होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, एक होता है पोलर ऑर्बिट, एक होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, एक होता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो ये जनरली न्यूज में रहते हैं, एक बार देख लेते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए यूज होता है, जैसे कि जो इंडिया की इनसैट सीरीज है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब कि जैसे डीटीएच सर्विसेज जो होती है, जो टाटा स्काई और ये चीजें आप देखते हैं, ये सारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट्स के थ्रू होता है। इसके बाद होते हैं पोलर ऑर्बिट, जो कि ये पोल्स टू पोल्स होता है। इसी ऑर्बिट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं। इन सैटेलाइट्स को मेनली अर्थ मैपिंग या अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, सर्वेइंग के लिए। अगर आपको फॉरेस्ट का वो देखना है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट बनानी है, इन द सेंस कि पूरा देखना है कि इंडिया के ऊपर कितना फॉरेस्ट कवर है, तो उन चीज़ों के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यूज करते हैं और वो पोलर ऑर्बिट में भेजते हैं। पोलर ऑर्बिट को ही सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहा जाता है। तो आइए एक बार देख लेते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में क्या डिफरेंस है। ध्यान रखिएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है वो सर्कुलर होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये रेड वाला जो है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ये सर्कुलर है। नेक्स्ट जो है ये ऑर्बिट जियो स्टेशनरी वाला, ये इक्वेटोरियल प्लेन में होता है। इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टली अबव द इक्वेटर होता है और इसका इंक्लिनेशन 0 होता है। मतलब कि इक्वेटर के जस्ट अबव है, इसका इक्वेटर से 0 इंक्लिनेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसको जियो स्टेशनरी क्यों कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर अर्थ से कोई भी इस सैटेलाइट को देख रहा है, सपोज अर्थ से
कोई भी इस सैटेलाइट को देख रहा है तो उसको ये सैटेलाइट स्टेशनरी अपीयर होगा, क्योंकि सैटेलाइट का जो रोटेशन है, जो जो सैटेलाइट का जो पूरा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो अर्थ के रोटेशन के बराबर है। मतलब कि 24 घंटे में पूरा अर्थ के चारों ओर घूम जाएगा, जितना कि अर्थ 24 घंटे में अर्थ पूरा एक राउंड ऑफ रोटेशन कर लेती है। तो इसलिए ये अपीयर होता है कि ये स्टेशनरी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एक ही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्योंकि जस्ट अबव द इक्वेटर होता है और ये लगभग 36,000 किलोमीटर अबव द इक्वेटर होता है, तो इसलिए ये एक ही ऑर्बिट होता है ऐसा। बट अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट देखें तो पहली बात तो ये सर्कुलर नहीं होते, ये इक्वेटर के जस्ट अबव नहीं होंगे, ये इक्वेटर से कुछ इंक्लिनेशन पर होंगे। नेक्स्ट, इस ये बहुत सारे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हो सकते हैं। अगर आप देखें कि ये भी 36,000 किलोमीटर्स पर होते हैं, बट इनका जो डिफरेंस है जियो स्टेशनरी से वो ये है कि ये पहले तो इलिप्टिकल होते हैं, ये सर्कुलर नहीं होते। दूसरा इनका ये है कि काफ़ी सारे हो सकते हैं, सपोज एक ये है, एक इस तरह से भी हो सकता है, एक इस तरह से भी हो सकता है, तो काफ़ी सारे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर अपन देखें कि ये डायरेक्टली अबव द इक्वेटर नहीं होते, तो ये है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इसके अलावा एक होता है ट्रांसफर ऑर्बिट। तो अगर सपोज अर्थ से कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करना है, तो जनरली पहले उस सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है, एंड उस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च करने के बाद उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। तो ये है पोलर ऑर्बिट्स, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट एंड जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो ये चार तरह के ऑर्बिट जनरली न्यूज में रहते हैं। आइए अब अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं लॉन्च व्हीकल्स, जो कि पीएसएलवी, जीएसएलवी एंड जीएसएलवी मार्क 3, इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पीएसएलवी को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पीएसएलवी के थ्रू ही अपन ने मैक्सिमम सक्सेसफुल लॉन्च किए हैं। ये 20 साल से ज्यादा यूज में लिया जा चुका है, और जो भी अपने हिस्टोरिक मिशन हैं जैसे कि चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटर मिशन, नाविक जो कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी कहते हैं उसको, इन सब को अपन ने पीएसएलवी से ही लॉन्च किया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये 4 स्टेज रॉकेट है। 4 स्टेज रॉकेट मतलब पहली स्टेज सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड है। और इससे अपन ने मैक्सिमम अभी तक मोर देन 40 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं फॉर लगभग 19 कंट्रीज। तो मैक्सिमम सैटेलाइट्स जो इंडिया ने लॉन्च किए हैं वो पीएसएलवी से ही है। ये फर्स्ट स्टेज है, फिर ये सेकंड स्टेज है, ये सॉलिड होगी, ये लिक्विड होगी, फिर ये सॉलिड होगी, और फिर फोर्थ स्टेज ये लिक्विड होगी, और यहाँ फाइनली सैटेलाइट होता है जिसको कि इस जगह सैटेलाइट होता है जिसको कि फाइनली ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट, ये इसके व्हीकल के स्पेसिफिकेशंस है, इनको फैक्चुअल है, इनको डिटेल में डिस्कस कर इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा ये 4 स्टेज हैं और वो भी सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। इसके 3 वेरिएंट्स होते हैं, एक पीएसएलवी जी, एक पीएसएलवी कोर अलोन, एक पीएसएलवी एक्सेल। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि मोस्ट रिलायबल है, इसको 20 साल से ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं, मैक्सिमम मिशंस के लिए अपन ने इसको यूज़ किया है। इसमें पेलोड जो है, पेलोड मतलब जो फाइनली ऑर्बिट में लॉन्च होता है उसका वेट, तो जो पेलोड है वो 1750 केजी का इसको का इतना पेलोड इससे अपन लॉन्च कर सकते हैं सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में 600 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर, और 1425 केजी का पेलोड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में भी लॉन्च कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट था वो भी अपन ने पीएसएलवी C37 से लॉन्च किया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं जीएसएलवी। जीएसएलवी जो है इसका फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये मेनली इनसेट क्लास ऑफ सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। इनसेट क्लास ऑफ सैटेलाइट इंडिया की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की सीरीज है। इसके बाद जैसा मैंने कहा कि इसमें फर्स्ट स्टेज सॉलिड होती है, फिर लिक्विड एंड फिर क्रायोजेनिक स्टेज होती है। इससे अपन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भेज चुके हैं। मोस्ट नोटेबल उनमें से है एड्यूसैट, जो कि मेनली टेली एजुकेशन या डिस्टेंट एजुकेशन के लिए यूज में लिया जाता है। इसका अगर पेलोड देखें तो जीएसएलवी से अपन लो अर्थ ऑर्बिट में, एलईओ मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में 5 टन तक का पेलोड लेके जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये लो अर्थ ऑर्बिट के लिए। अगर हाई अर्थ ऑर्बिट में अपने को इतना वेट लेके जाना होगा तो उसके लिए या तो जीएसएलवी मार्क 3 यूज होगा, या फिर उसमें अपन यूरोपियन स्पेस एजेंसी पे डिपेंड होते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं जीएसएलवी मार्क 3। ये हैवी लॉन्च कैपेबिलिटी लॉन्चर है जिससे कि 4 टन से ज्यादा के सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में या
जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। तो इससे मेनली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो कि हेवी वेट वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उनको भेजा जाता है। तो ये अपना GSLV Mark 3 है। ये इसके व्हीकल के स्पेसिफिकेशंस है, बट आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ये 4 टन तक का 4 टन या 4 टन से ज़्यादा 4 से 5 टन के पेलोड को लेके जा सकता है। बट लो अर्थ ऑर्बिट में अगर देखें तो ये 8 टन तक का पेलोड लेके जा सकता है। तो 8 टन मानिए कि काफ़ी सारे मल्टीपल सैटेलाइट्स अपन जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में GSLV Mark 3 के थ्रू भेज पाएंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू है GSLV, PSLV एंड GSLV Mark 3। ये सारा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, एंड ये GSLV Mark 3 है। ये पेलोड्स हैं जो इसके थ्रू भेजे जा सकते हैं। GSLV में ध्यान रखिएगा सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक स्टेज। क्रायोजेनिक में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को बहुत कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और उसके बाद उनका कंबशन किया जाता है। जो ये स्टेज है PSLV में, इसमें अपन ने देखा कि इसमें 4 स्टेज होती है, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। नेक्स्ट अपन देखते हैं GSAT-18। ये अभी इसरो ने रिसेंटली लॉन्च किया था। ये 20th सैटेलाइट है इसरो से, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी से लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये हैवी वेट वाला सैटेलाइट था, इसलिए इंडिया ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी से इसको लॉन्च किया है। GSAT-18 मेनली पर्पस क्या है इसका, ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे कि टेलीविजन, टेलीकम्युनिकेशन, VSAT, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज, इन सबको प्रोवाइड करेगा। इसको पहले जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा गया, उसके बाद इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाला गया। तो ये इस तरह का ये तो अपन ने GSAT-18 किया। नेक्स्ट अपन देखते हैं INSAT-3D। INSAT-3D ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया था इंडिया ने। ध्यान रखिएगा इसको अपन ने GSLV से लॉन्च किया है। ये INSAT-3D है, इसको इंडिया के ही GSLV से लॉन्च किया गया है। INSAT-3D जो सैटेलाइट है ये एक वेदर सैटेलाइट है। इसको मेनली मीटरोलॉजिकल सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए के लिए मेन इसका पर्पस है। एंड नाइट टाइम पिक्चर्स भी दे सकेगा लो क्लाउड्स और फॉग की। इससे नेविगेशन इम्प्रूव हो सकता है। सी सरफेस टेम्परेचर का एस्टिमेशन में ये बहुत एक्यूरेसी इम्प्रूव करेगा। तो उससे अपने को जो साइक्लोन है, साइक्लोन डेवलपमेंट और साइक्लोन फोरकास्टिंग, इसमें हेल्प मिलेगी। इसको लॉन्च जैसा कि मैंने कहा कि GSLV से लॉन्च किया गया है। ये थर्ड सक्सेसफुल लॉन्च है। इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन जो कि GSLV में अपन यूज कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस इसका मेन ये है कि ये फर्स्ट ऑपरेशनल फ्लाइट है GSLV की, जिसमें कि अपन ने अपर स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन को यूज किया है। इससे इसरो के इंजीनियर्स को डेफिनेटली बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा, क्योंकि इस तरह की अगर अपन फ्लाइट सक्सेसफुल लॉन्च करते हैं तो आगे जरूर GSLV Mark 3 को भी अपन सक्सेसफुली ऑपरेशनल बना देंगे। नेक्स्ट जो है इस तरह का सक्सेसफुल लॉन्च वो इसरो की मार्केट वैल्यू और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा उसकी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज में, और इससे इसरो जो है वो फॉरेन कंट्रीज के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भी बहुत अच्छा एक मार्केट क्रिएट कर रहा है। INSAT-3D सैटेलाइट इससे ये एक्चुअली एक नेक्स्ट सीरीज है ये INSAT-3D सैटेलाइट की, जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट। कार्टोसैट 2 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है मतलब ये पोलर ऑर्बिट या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होगा। ये सेकंड सीरीज थी कार्टोसैट की। इसको इंडिजिनियसली बिल्ड किया गया है इसरो ने, और इसको जैसा कि मैंने पहले भी बताया था इसको PSLV से भेजा गया है। ठीक है, इसका मेन पर्पस ये है कार्टोसैट, आप नाम से ही समझ सकते हैं। कार्टो का मतलब यहाँ है कार्टोग्राफिक एप्लीकेशन। कार्टोग्राफिक एप्लीकेशन मतलब कि मेनली मैपिंग, लैंड यूज की मैपिंग करना, उसका रेगुलेशन करना, यूटिलिटी मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं इसको, अर्बन और रूरल एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं इसको, GIS जो कि जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं इसको। तो ये मेनली कार्टोग्राफिक या मैपिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज आता है। इसको इंडियन स्काई इन द आई भी कहा गया है। ये इंडिया का इंडिजिनियस सैटेलाइट है और इसको इंडिजिनियस लॉन्च व्हीकल जो कि PSLV के थ्रू ही भेजा गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये चंद्रयान 2। आपने चंद्रयान 1 के बारे में सुना होगा। चंद्रयान 2 जो है इसरो प्लान कर रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2018 तक इसको लॉन्च किया जाए। चंद्रयान 2
और चंद्रयान 1 में कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है। हालाँकि दोनों मून के ही मिशंस हैं, बट इनमें डिफरेंस ये है कि चंद्रयान 1 में अपन ने ऑर्बिटर भेजा था। ऑर्बिटर मतलब वो मून के चारों ओर ऑर्बिट करेगा, या मून के चारों ओर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। बट जो चंद्रयान 2 है, इसमें एक ऑर्बिटर भी होगा, इसमें एक लैंडर भी होगा और इसमें एक रोवर भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक ऑर्बिटर होगा जो कि मून के चारों ओर रिवॉल्व करेगा, एक लैंडर जो कि मून पर सॉफ्ट लैंड करेगा और एक रोवर जो कि मून पर मूव करेगा। तो आप देख सकते हैं ये है लैंडर जो कि सॉफ्ट लैंड करेगा, ये है रोवर जो कि मून से कुछ सॉइल सैंपल्स को एनालाइज करके डेटा वापस भेजेगा। ध्यान रखिएगा कि ये मून से सॉइल सैंपल लेके वापस नहीं आएगा, ये मून पर ही सॉइल के का एनालिसिस करेगा और फिर ये डेटा वापस भेजेगा इंडिया पर, जिससे कि वहाँ के जियोलॉजी और सॉइल के बारे में पता चल सके। तो ये है रोवर, ये है लैंडर और इसके अलावा एक ऑर्बिटर भी होगा जो मून के चारों ओर रिवॉल्व करेगा। अब ये एक चीज़ न्यूज़ में थी, हाइपरसोनिक विंड टनल। इंडिया जो है इसरो ने अभी एक ये इसरो के ही एक विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने तिरुवनंतपुरम में वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट हाइपरसोनिक विंड टनल कमीशन किया गया है। इसको मेनली इसका मेन पर्पस जो है वो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल और एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम्स को दिमाग में रख के बनाया गया है, क्योंकि इस हाइपरसोनिक विंड टनल से अपन अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे हाइपरसोनिक स्पीड के बारे में, एरो थर्मोडायनेमिक मॉडलिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ एयर फ्लोइंग पास्ट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक स्पेस व्हीकल। इसका मतलब ये है कि जो भी जैसा कि हाइपरसोनिक स्पीड में या हाइपरसोनिक एटमॉस्फेयर में किस तरह से एयर फ्लो करती है, एरो थर्मोडायनेमिक एटमॉस्फेयर कैसा होता है, एरोथर्मल एनवायरनमेंट कैसा होता है, तो इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए इंडिया ने वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट हाइपरसोनिक विंड टनल बनाया है। ये कहाँ बनाया है? तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरला में है। इसको डिजाइन डेवलप सब कुछ इंडिया में ही किया गया है। 1 मीटर हाइपरसोनिक विंड टनल, इसके अंदर जो स्पीड है वो मैक 6 से मैक 12 तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसरो के इंटरप्लानेटरी मिशन। इंटरप्लानेटरी मिशन मतलब दो प्लैनेट्स के बीच में। इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लानेटरी मिशन था मार्स ऑर्बिटर मिशन। इंडिया का जो सेकंड मिशन है वो ये कह रहे हैं कि अब इसरो नेक्स्ट इंटरप्लानेटरी मिशन वीनस के ऊपर करना चाहती है, और इसका मेन पर्पस ये है कि वीनस के ऊपर अर्थ लाइक कंडीशंस है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, कहते हैं कि यहाँ वाटर होने की भी अच्छी पॉसिबिलिटी है, सनलाइट काफ़ी एडिक्वेट है, CO2 है प्रॉपर प्लांट ग्रोथ के लिए। तो इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए वीनस पर अपन एक इंटरप्लानेटरी मिशन भेजेंगे। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ ऑर्बिटर मिशन है, इसमें लैंडर या रोवर नहीं होगा, और ये एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर मिशन ही होगा, जिस तरह से कि अपना मार्स था। मार्स भी अपना टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर मिशन था। तो इसमें जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि वीनस के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करने के लिए प्रॉपरली ये वीनस का अपन इंटरप्लानेटरी मिशन भेज रहे हैं। नेक्स्ट वीनस, कहते हैं कि यहाँ एक इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट है, हॉटेस्ट प्लैनेट इन द, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी द, ये इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बट अगर देखें तो 31 माइल्स अबव द सरफेस ऑफ वीनस। तो अगर वीनस के ऊपर देखें तो वो काफ़ी इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट है, बट अगर 31 माइल्स अबव द सरफेस ऑफ वीनस जाएं तो वहाँ कुछ अर्थ लाइक कंडीशंस है, जैसे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, एडिक्वेट सनलाइट, CO2 फॉर प्लांट ग्रोथ। तो इसलिए अपन वीनस को अच्छी तरह से स्टडी करना चाहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्कैट सेट 1। ये एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट था। इसमें मॉनिटर करेंगे सी सरफेस विंड्स को। सी सरफेस विंड्स को मॉनिटर करने से अपन साइक्लोन किस तरह से फॉर्म होता है, किस टाइम पे फॉर्म होता है, उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये एक पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है। पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, आप समझ ही गए होंगे, ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो कि पोलर ऑर्बिट में या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ये ओशन सैट 2 को रिप्लेस करेगा। अभी इंडिया नासा के ISS रैपिड स्कैट पर डिपेंडेंट है साइक्लोन की फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन के लिए। तो अगर स्कैट सेट 1 के थ्रू अपन अच्छी तरह से इंडिजिनियसली ही साइक्लोन्स को साइक्लोन के जेनेसिस को, साइक्लोन के फोरकास्टिंग को अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब इसमें एक जो मेन पेलोड है वो है स्कैटरोमीटर। ये स्कैटरोमीटर है जो कि इंश्योर करेगा कि
स्पीड क्या है, डायरेक्शन ऑफ ओशन विंड्स क्या है, इससे अपन अच्छी तरह से फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइक्लोन समझ पाएंगे। तो स्कैटरोमीटर जो है यही अपने को हेल्प करेगा साइक्लोन को के फॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग, उसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है, इन सबको समझने के लिए, क्योंकि स्कैटरोमीटर के थ्रू ही अपन डायरेक्शन और स्पीड ऑफ विंड्स को ऑब्जर्व करेंगे। ये है स्कैटसैट 1। नेक्स्ट अपन देखते हैं सी बैंड पोलैरीमीटर डॉपलर वेदर रडार है। ये अपन ने सेकंड टाइम लॉन्च किया है। ये फर्स्ट जो सी डॉपलर वेदर रडार है ये चेरापूंजी में है। सेकंड जो अपन ने अभी लगाया है वो साउथ इंडिया में लगाया है और वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में लगाया गया है। ये वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज को इम्प्रूव करेगा। तो इससे रेनफॉल का एस्टिमेशन, थंडरस्टॉर्म्स को डिटेक्ट करना, साइक्लोन्स को डिटेक्ट करना, ये काफ़ी इजी हो जाएगा। इसके बाद दो और यूनिट्स आनी है जो कि एक भुज गुजरात में आएगी और एक गोपालपुर ओडिशा में आएगी। तो अभी फिलहाल एक चेरापूंजी में है और एक सेकंड अपन ने साउथ इंडिया में लगाया है। इस तरह का ये डॉपलर वेदर रडार होता है। ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं एस्ट्रोसैट। ये न्यूज में था। ये इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। तो ये इंडिया की स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। इसकी यूनिक फीचर ये है कि इसमें काफ़ी सारी वेवलेंथ में, जैसे कि ऑप्टिकल, यूवी, लो एंड हाई एनर्जी, एक्सरे रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया जा सकेगा। अगर अपन सैटेलाइट्स के थ्रू यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो वो काफ़ी नैरो रेंज होती है वेवलेंथ की, बट एस्ट्रोसैट के थ्रू काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम में अपन ऑब्जर्व कर पाएंगे। अभी न्यूज में ये इसलिए था क्योंकि एस्ट्रोसैट ने अभी रिसेंटली एक वेम्पायर स्टार को ऑब्जर्व किया है। अब वेम्पायर स्टार क्या होता है ये समझना जरूरी है। ये प्री में क्वेश्चन आ सकता है। स्मॉल स्टार जो कि एक बहुत ही बड़े स्टार से एनर्जी सक कर रहा हो और वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, गर्म होता जाता है और वो ब्लू शेड लेता है। आप इस तरह से देख सकते हैं एक स्मॉल स्टार जो कि एक बड़े स्टार से एनर्जी, मास एक्सेट्रा सक कर रहा हो, उस तरह का होता है वेम्पायर स्टार। ये एस्ट्रोसैट है। ये अपन ने पीएसएलवी से ही भेजा था। ये जैसा मैंने कहा कि इसका एक मेन यूनिक फीचर है कि ये मल्टी वेवलेंथ में ऑब्जर्वेशन देने के लिए कैपेबल है। और इंडिया इसको एस्ट्रोसैट को लॉन्च करने के बाद ये यूएस, जापान, रशिया और यूरोप के बाद फिफ्थ नेशन ऐसा बन गया है जिसकी खुद की एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्रेप्स। ये भी न्यूज में था। गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईवी एनर्जीज फेज 3। ग्रेव्स एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक स्पेशल टेलीस्कोप है जो कि ऊटी में है, ऊटी तमिलनाडु में है। इसका एम है कि ये मुऑन्स को डिटेक्ट करेगा फ्रॉम कॉस्मिक रे शावर्स। ध्यान रखिएगा कि ये एक इंडो जापानीज कोलैबोरेशन है जहाँ की इंडिया में टीआईएफआर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और जापानीज की ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी एंड नगोया वुमेन्स यूनिवर्सिटी, ये तीनों जो है ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेट करके इन्होंने ये टेलीस्कोप बनाया है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव इसका मेन है सोलर स्टॉर्म्स को और स्पेस वेदर को स्टडी करने के लिए। अब इसमें ये है कि सोलर स्टॉर्म्स और स्पेस वेदर को सैटेलाइट के थ्रू भी स्टडी किया जा सकता है, बट इसका यूनिक फीचर ये है कि ये दो से या टू टू थ्री टाइम्स द अर्थ रेडियस, इतने डिस्टेंस पर भी सोलर स्टॉर्म्स और स्पेस वेदर को स्टडी कर सकता है। अगर सैटेलाइट से देखें तो सैटेलाइट जस्ट सोलर स्टॉर्म्स जो उनकी विसिनिटी में होगा उन्हीं को ही स्टडी कर सकता है। उसके लिए ये ग्रेप्स इंडिया ने इंडिया इंडो जापानीज का एक कोलैबोरेशन सोलर स्टॉर्म्स को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। ये ऊटी में है। एंड सोलर स्टॉर्म्स क्या होते हैं एक बार ये देख लेते हैं। आप अगर देखें तो सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू सन जो है वो बर्स्ट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। अब ये एनर्जी जो है ये सोलर फ्लेयर्स के थ्रू या कोरोनल मास इजेक्शन CME, ये सोलर स्टॉर्म्स के थ्रू या कोरोनल मास इजेक्शन के थ्रू इसको एमिट करता है। तो ये जो है जब ये एमिट करता है तो इस सोलर स्टॉर्म से सैटेलाइट्स का कम्युनिकेशन या सैटेलाइट्स की वर्किंग, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो अर्थ पर हो रहा है इसको डिस्टरप्ट कर सकता है। तो इसलिए इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इसको स्टडी करने के लिए ये ग्रेप्स टेलीस्कोप बनाया गया है इंडो जापानीज कोलैबोरेशन से। नेक्स्ट अपन देखते हैं आदित्य L1। आदित्य जो है इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक मिशन है सन को स्टडी करने के लिए। तो ये आदित्य इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। अब इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं? ये एक जॉइंट वेंचर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे
एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। तो ये इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस के कोलैबोरेशन से ये आदित्य L1 अपन ने बनाया है। इसको लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कहा गया है। अब इसमें L1 क्या है? L1 का मतलब है लैग्रेंजियन पॉइंट L1। L1 का मतलब क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं। ये इस तरह से आदित्य मिशन है। L1 जो है, L1 और हेलो ऑर्बिट, ये दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। L1 का मतलब ये है कि वो पॉइंट या वो पॉइंट्स या लोकेशन जो स्पेस में है जहाँ की कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल दो बड़े मासेस का बैलेंस हो जाता है। अगर आप देखें कि दो मास के बीच में, सपोज सन और अर्थ के बीच में ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जहाँ की उनका कंबाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो बैलेंस हो जाएगा। और ये 5 पॉइंट्स है L1, L2, L3, L2, L4 एंड L5। L1 के चारों ओर अपना जो आदित्य मिशन है वो ऑर्बिट करेगा। उस ऑर्बिट को बोलते हैं हेलो ऑर्बिट। ये है हेलो ऑर्बिट और ये है L1। तो आदित्य L1 से आप समझ जाइए कि ये L1 लैग्रेंजियन पॉइंट है और ये है हेलो ऑर्बिट, जिसके चारों ओर जो मतलब L1 के चारों ओर जो ऑर्बिट है उसको हेलो ऑर्बिट कहा गया है। यहाँ से वो सन को ऑब्जर्व करेगा और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है अगेन सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करना। तो जैसा आपने कहा कि सोलर स्टॉर्म्स सन से जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल मास इजेक्शन के थ्रू होती है। अब ये जो सन से एनर्जी रिलीज हो रही है ये कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को डिस्टर्ब कर सकता है, ये पावर लाइंस इन हाई एल्टीट्यूड्स को डिस्टर्ब कर सकता है और ये सैटेलाइट बेस्ड ऑपरेशंस को डिस्टर्ब कर सकता है, ये सैटेलाइट की लाइफ को भी कम कर सकता है। इससे जीपीएस नेटवर्क जो होता है वो भी इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि जीपीएस में भी सैटेलाइट्स ही यूज होते हैं। तो इस चीज के लिए प्लस ये स्पेस वेदर स्पेस जो आदित्य L1 है सोलर स्टॉर्म्स को स्टडी करने के अलावा ये स्पेस वेदर के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है। एक बार स्पेस वेदर के बारे में अपने पास अच्छी इंफॉर्मेशन हो तो अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइम में अपने को सैटेलाइट लॉन्च करना चाहिए, क्या उसकी लाइफ हो सकती है। तो इस तरह से स्पेस वेदर फोरकास्टिंग मॉडल ये डेवलप करेगा। आदित्य L1 का ध्यान रखिएगा। आदित्य L1 जो है इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन है सन को स्टडी करने के लिए। ये L1 का मतलब लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है और ये है हेलो ऑर्बिट और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो मेनली सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी करने के लिए है। नेक्स्ट अपन देखते हैं RLV-TD। ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। देखिए अभी तक जो भी लॉन्च व्हीकल अपन ने देखे वो एक तो थे PSLV जो यूज करती है इंडिया मैक्सिमम, उसके बाद GSLV में भी दो वेरिएंट्स थे, GSLV Mark 1, Mark 2 एंड Mark 3 पर अभी काम चल रहा है, इसलिए अपन बाकी कंट्रीज पर डिपेंडेंट है अगर 4 टन से ज्यादा सैटेलाइट्स भेजने हैं। अब इसके अलावा अभी क्योंकि इंडिया काफी सारी बाहर की कंट्रीज के भी सैटेलाइट लॉन्च करती है, तो इंडिया चाह रही है कि अपने पास एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हो। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब ये है कि उस लॉन्च व्हीकल को एक बार अगर उससे और कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दिया तो उसको वापस अर्थ पे लाया जा सकता है, उससे फिर वापस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है। इससे सैटेलाइट लॉन्चिंग की कॉस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो इसरो ने अभी सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च किया है फर्स्ट इंडिजिनस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ये एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर था। इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है श्रीहरिकोटा में जो आंध्र प्रदेश में, वहां से लॉन्च किया गया था। अब इसमें अपन चाह रहे हैं कि एक 2 स्टेज टू ऑर्बिट का फुली रीयूजेबल व्हीकल इस तरह का अपना डेवलप हो जाए। तो अगर आप समझे तो 2 स्टेज टू ऑर्बिट का मतलब ये है कि ये 2 स्टेज का मतलब है कि कुछ चीज जो सिंगल स्टेज और 3 स्टेज के बीच में है। अब 2 स्टेज अपन क्यों यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर 2 स्टेज यूज करेंगे तो इससे कॉस्ट काफी कम हो जाएगी, जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी में किसी चीज को सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालने के लिए जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी या लॉन्च करने में जो कॉस्ट होगी वो काफी कम हो जाएगी अगर अपन 2 स्टेज टू ऑर्बिट मैकेनिज्म को यूज करते हैं। और इसमें एक चीज जो RLV-TD में इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये हाइपरसोनिक फ्लाइट रेजिम इसमें की गई थी। इसको इट इज केपेबल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड देन री एंटर द एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब ये है कि ये अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा और फिर ये री एंटर कर जाएगा एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और वापस ये लैंड कर जाएगा। नेक्स्ट इसमें है कि ये क्योंकि ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था तो ये मेनली हाइपरसोनिक फ्लाइट, ऑटोनॉमस लैंडिंग, पावर्ड क्रूज फ्लाइट, इन चीज़ों को टेस्ट करने के लिए मेनली बनाया गया था।
और इसरो का जो ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है ये compete कर रहा है यूएस के दो प्राइवेट कंपनीज है। एक है स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट है और एक ब्लू ओरिजिन का न्यू शेफर्ड रॉकेट है। तो इन दो रॉकेट्स को आरएलवी जो टीडी जो अपन ने बनाया है उससे कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि इन दो रॉकेट्स का ऑलरेडी पार्शली टेस्टेड रीयूजेबल स्पेस शटल्स बन चुका है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फॉरेन मिशंस, जो इसके अलावा इसरो के अलावा जो न्यूज़ में चीज़ें थी स्पेस से रिलेटेड। एक था आइंस्टाइन रिंग। आइंस्टाइन रिंग एक अनयूजुअल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जिसको कि आइंस्टाइन रिंग कहा गया है। ये एक्चुअली एक डिस्टॉर्टेड इमेज है एक बहुत डिस्टेंट गैलेक्सी की। डिस्टेंट गैलेक्सी मतलब बहुत ही दूर किसी गैलेक्सी से लाइट रेज आ रही हैं और उसकी डिस्टॉर्टेड इमेज बन रही है। अब इसका मतलब ये है कि सपोज ये अर्थ है और यहाँ से अगर लाइट आ रही है और बीच में कोई गैलेक्सीज है, तो इस गैलेक्सीज के कारण ये लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इस फिनोमेना को बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग, क्योंकि जो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज होती है फ्रॉम द सोर्स, ये अगर ये लाइट रे ये सोर्स है और ये अर्थ है, तो अगर ये लाइट रेज इधर से अर्थ के ऊपर आ रही है तो ये अगर बीच में ये गैलेक्सीज हैं तो इनके कारण ये जो लाइट है ये बेंड हो जाएगी। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। और इसके बाद अगर इस तरह से होता है कि अगर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है और बीच में अगर गैलेक्सी है उसके कारण लाइट जो है वो बेंड हो रही है, तो अगर इसमें पूरी तरह से एक सर्कुलर रिंग बन जाए तो उसको बोलते हैं आइंस्टाइन रिंग। तो आइंस्टाइन रिंग एक फॉर्म होती है जब अर्थ और बीच में लेंस लेंस इसको बोला गया है कि ये एक तरह से एक गैलेक्सी है जिसके कारण जो लाइट है बेंड हो रही है। क्योंकि अगर अपन जो फिजिक्स में लेंस पढ़ते हैं उसमें भी यही होता है कि लाइट रेज जब लेंस से पास होती है तो वो बेंड होती है, तो इसलिए इसको बोला गया है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। और आइंस्टाइन रिंग जो है ये पूरी एक रिंग बन जाती है जिसमें कि जो कि डिस्टॉर्शन ऑफ लाइट के थ्रू होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं लीजा पाथ फाइंडर। ये एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मेन मिशन है, जो कि कुछ कंट्रीब्यूशन नासा का भी है, बट मेन मिशन ध्यान रखिएगा ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ये एक स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी होगी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। ध्यान रखिएगा ये एक स्पेस में ही ऑब्जर्वेटरी होगी और ये ग्रेविटेशनल वेव्स के पूरे पाथ को डिटेक्ट करने के लिए होगी, इसीलिए इसका नाम है पाथ फाइंडर। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक जूनो स्पेसक्राफ्ट है। ये नासा का मिशन है। एक तो ये ध्यान रखिएगा कि ये नासा का है या यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। दूसरा ये याद रखिएगा कि ये कौन से सैटेलाइट या कौन से किसी एस्टेरॉइड को समझने के लिए है या प्लैनेट को स्टडी करने के लिए है। इस तरह से तो नासा का जो ये जूनो स्पेसक्राफ्ट है ये जुपिटर को स्टडी करने के लिए है। ये अभी रिसेंटली जुपिटर के ऑर्बिट में एंटर कर गया था। ये जुपिटर का कॉम्पोजिशन और जुपिटर किस तरह से इवॉल्व हुआ है इसको स्टडी करने के लिए। एक बार अगर अपन ये समझ जाएंगे तो जो सोलर सिस्टम पूरा किस तरह से इवॉल्व हुआ है, किस तरह से सोलर सिस्टम बना है, उसको समझने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट है जुपिटर को ऑर्बिट करने वाला गैलीलियो के बाद। गैलीलियो भी एक मिशन था जिसको कि जुपिटर के को स्टडी करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं जुपिटर की ये मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा, ये उसके डेंस इनर कोर को स्टडी करेगा, क्योंकि इन्हीं को स्टडी करके वो जुपिटर का कॉम्पोजिशन, इवोल्यूशन ये सब मतलब पता कर सकता है। नासा का जूनो स्पेसक्राफ्ट ने एक इमेज जुपिटर की भेजी है, प्लस जुपिटर के 3 जो मून्स हैं उनकी इमेजेस भी भेजी है। तो इस तरह से ये जूनो स्पेसक्राफ्ट है। ध्यान रखिएगा एक तो ये नासा का है एंड दूसरा ये जुपिटर को स्टडी करने के लिए, जुपिटर में भी जुपिटर का मेन कॉम्पोजिशन और उसका इवोल्यूशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं न्यू हराइजन मिशन। ये भी नासा का मिशन है। और दो ये 19 जनवरी 2006 में ही लॉन्च हो गया था और ये पिछले 9 साल से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। बट इसका ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये प्लूटो एंड चैरन इनको स्टडी कर रहा है। तो मेनली ये प्लूटो के एटमॉस्फेयर और वहाँ की टेम्परेचर रीडिंग्स को स्टडी करेगा। उसके बाद ये जो नासा का जो न्यू हराइजन मिशन है ये क्यूपियर बेल्ट को भी एक्सप्लोर करेगा। क्यूपियर बेल्ट क्या है? ये एक सोलर सिस्टम में ही बियॉन्ड द प्लैनेट्स, मतलब जो अपने प्लैनेट्स हैं, जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स हैं, उसमें जो प्लैनेट है नेपट्यून, नेपट्यून के बाद जो पूरी ये बेल्ट है, नेपट्यून के बाद जो ये पूरी बेल्ट है, इसमें कुछ कुछ छोटे छोटे स्मॉल बॉडीज, स्मॉल कॉस्मिक बॉडीज है जिनको कि कहा जाता है कि वो रेमिनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम है। तो उस पूरी बेल्ट को, ये पूरी जो बेल्ट है, इस पूरी बेल्ट को क्यूपियर बेल्ट कहा जाता है। तो न्यू हराइजन मिशन जो है वो प्लूटो, चारन एंड क्यूपियर बेल्ट को स्टडी करेगा। तो ये न्यू हराइजन मिशन है, ये नासा का मिशन है। नेक्स्ट जो है वो डॉन मिशन है, वो भी नासा का ही मिशन है। ये मेनली एस्टेरॉइड्स को
एस्ट्रॉइड वेस्टा एंड ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज को इसको स्टडी करेगा। इनको अपन स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एस्टेरॉइड को स्टडी करने से अगर अपन उसका कॉम्पोजिशन या उसका इवोल्यूशन समझते हैं तो जो प्रोसेसेस जो अर्ली सोलर सिस्टम में हो रहे थे या किस तरह से सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ है वो चीज़ समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो इसलिए अपन एस्टेरॉइड्स को समझते हैं। तो डॉन मिशन मेनली ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज और एस्टेरॉइड वेस्टा को स्टडी करने के लिए है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये पहले लॉन्च हो गया था। मेनली ये सोलर सिस्टम के इवोल्यूशन या सोलर सिस्टम के बिगनिंग को स्टडी करने के लिए है। ये वेस्टा जो अपन ने देखा और ये ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज, तो ये एस्ट्रॉइड है और ये ड्वार्फ प्लैनेट है सीरीज, इनको ये स्टडी कर रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये नासा और इसरो का जॉइंट कोलैबोरेशन है। ये एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा जो कि मेनली नेचुरल रिसोर्स की मैपिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए होगा। अभी नेचुरल रिसोर्स की मैपिंग और मॉनिटरिंग के लिए तो आप समझ ही सकते हैं कि ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होगा और ये पोलर ऑर्बिट्स में होगा। नेक्स्ट इसके बाद इसका जो और यूजेस हैं वो एग्रीकल्चर बायोमास को स्टडी करने के लिए, उनको एस्टिमेट करने के लिए है, सॉइल मॉइस्चर को असेस करने के लिए है, फ्लड्स को मॉनिटर करने के लिए, ऑयल स्लिक्स, कोस्टल इरोजन, कोस्ट लाइन चेंजेस, इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, या फिर मैंग्रोव्स को असेस करना, विंड्स इन कोस्टल वाटर्स, इन चीज़ों को असेस करने के लिए ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट जो कि नासा और इसरो का जॉइंट कोलैबोरेशन है, इसलिए इसका नाम है नासा निसार, दैट इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। इस तरह का होगा ये। नेक्स्ट अपन देखते हैं ओसिरिस रेक्स। ये इसका फुल फॉर्म है ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलित एक्सप्लोरर। ये एक नासा का एस्टेरॉइड को स्टडी करने का एक मिशन है और ये एस्टेरॉइड से एक सैंपल लेके भी वापस आएगा। उस एस्टेरॉइड का नाम है बेनू। ये एस्टेरॉइड जो है इसकी पूरी डिटेल स्टडी होगी। इस एस्टेरॉइड को स्टडी करने का मेन पर्पस ये है कि इस एस्टेरॉइड से जो सैंपल आएगा उसको जो एनालाइज किया जाएगा उससे फॉर्मेशन और इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में पता चल सकेगा और क्या चीजें हैं जिससे कि लाइफ अर्थ पर आई, तो इन चीजों के बारे में स्टडी करने के लिए ओसिरिस रेक्स मिशन है। ये एक एस्ट्रॉइड बेनू का सैंपल लेके आएगा। नेक्स्ट एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, मीटियोराइड्स, ये सब क्या होते हैं एक बार ये देख लेते हैं। एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एक स्मॉल एयरलेस रॉकी कॉस्मिक बॉडीज होती हैं। इनको प्लैनेटॉइड्स या माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ये जो है ये जनरली जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में पूरी एस्टेरॉइड बेल्ट है। ये पूरी एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो कि जुपिटर और मार्स के बीच में है। ये स्मॉल बॉडीज होती हैं जिनको कि माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है और ये कुछ मिशंस हैं जो कि एस्ट्रॉइड को स्टडी करने के लिए भेजे गए हैं। इसमें से आपने अभी देखा ओसिरिस रेक्स और डॉन मिशन। इसके अलावा एस्टेरॉइड, कॉमेट, मीटेरॉइड, मीटियोर, मीटेराइट, इनमें क्या डिफरेंस है? जैसा कि आपने देखा कि एस्टेरॉइड जो है एक स्मॉल रॉकी बॉडी है जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, बट वो मेनली मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट। फिर कॉमेट होता है, ये एक रिलेटिवली स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है जिसकी की जनरली एक टेल होती है। टेल भी ये जो इसकी टेल है वो एक्चुअली जब ये सन के पास आता है तो सन की हीट से इसकी वो इसमें जनरली जो गैसेस हैं ये वेपराइज हो जाती हैं और इन गैसेस के वेपराइज होने से इसमें एक टेल बन जाती है डस्ट और गैस की। तो इस ये चीज होती है कॉमेट, ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट है मीटियोरॉइड। मीटियोरॉइड वो स्मॉल पार्टिकल या कॉमेट जो कि सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। बट मीटियोर और मीटियोराइट ये क्या होता है? मीटियोर वो है जो मीटियोरॉइड अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्पेशली मीजोस्फेयर में वो पूरा बर्न हो जाए तो उसको बोलते हैं मीटियोर। इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं, ये जनरली आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट है मीटियोराइट। मीटियोराइट वो है वो मीटियोर जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर तो कर गया था बट वो पूरी तरह से बर्न नहीं हुआ और वो अर्थ के ऊपर लैंड कर गया। तो टी मतलब है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर लैंड कर गया, ये एटमॉस्फेयर में पूरी तरह बर्न नहीं हुआ। जो बर्न हो गया उसको बोलते हैं मीटियोर। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक मेटालिक एस्ट्रॉइड था साइके। ये इस पे अभी देखा गया है कि नासा का मिशन था जिसमें कि डिटेक्ट किया गया है वाटर ऑन साइके। ये एक लार्जेस्ट मेटालिक एस्ट्रॉइड है अपने सोलर सिस्टम में। तो ये साइके जो है 300 किलोमीटर्स अक्रॉस एंड लगभग इतना है ये,
एंड प्योर निकल आयरन मेटल का बना हुआ है। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जो आपने देखा कि मार्स और जुपिटर के बीच में उसमें है। तो जस्ट ये नाम ध्यान रखिएगा, साइके ये न्यूज में था, ये एस्टेरॉइड है जो कि लार्जेस्ट मेटालिक एस्ट्रॉइड है और इस पे प्रेजेंस ऑफ वाटर डिटेक्ट किया गया है अभी रिसेंटली। उसके बाद एक क्वेस्ट सैटेलाइट है, ये चाइना का सैटेलाइट है, ये वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम सैटेलाइट है। इसको मेनली इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि एक कम्युनिकेशन ऐसा इस्टेब्लिश करना है जिसको कि हैक नहीं किया जा सकता। तो ये क्योंकि ये क्वांटम सैटेलाइट है तो इसलिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऐसा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना होगा जिसको कि हैक नहीं किया जा सकता। इसको अर्थ के ऊपर लगभग 500 किलोमीटर अबव द ग्राउंड रखा जाएगा और ये चाइना का सैटेलाइट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये है, इस तरह का क्वेस्ट सैटेलाइट होगा। नेक्स्ट है कसीनी मिशन। कसीनी वापस से एक नासा का मिशन है, ये नासा का कसीनी स्पेसक्राफ्ट है, इसका पूरा नाम है कसीनी यूजनिस। ये ध्यान रखेगा अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट है, ये सैटर्न पर भेजा गया है। ये फोर्थ प्रोब है जो कि सैटर्न पर भेजा गया है और पहला है जो सैटर्न के ऑर्बिट में एंटर करा है। अब इसमें एक ऑर्बिटर भी है और एक लैंडर भी है। ध्यान रखिएगा ऑर्बिटर जो है वो तो सैटर्न के चारों ओर ऑर्बिट करेगा, बट जो लैंडर है वो सैटर्न का जो मून है टाइटन उसके ऊपर लैंड करेगा और जो लैंडर है उसका नाम है यूजेनिस, तो इसलिए इसका नाम है कसीनी यूजेनिस। तो कसीनी मेनली वो ऑर्बिटर है जो सैटर्न के चारों ओर ऑर्बिट करेगा और यूजेनिस जो है वो लैंडर है जो सैटर्न का जो सैटेलाइट है मून, जो सैटर्न का जो मून है टाइटन उसके ऊपर लैंड करेगा। इस तरह से सैटर्न की रिंग्स है, तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये उसके रिंग्स का डायनेमिक बिहेवियर को स्टडी करेगा, कॉम्पोजिशन स्टडी करेगा सैटर्न के सैटेलाइट्स का और सैटर्न के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाएगा। तो ये मेन इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये नासा का मिशन है और इसमें एक ऑर्बिटर है और एक लैंडर है। लैंडर मून टाइटन के ऊपर होगा और ऑर्बिटर सैटर्न के चारों ओर होगा। नेक्स्ट एक फास्ट टेलीस्कोप है, ये 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। ये एक रेडियो टेलीस्कोप है जो कि चाइना का टेलीस्कोप है। ये माउंटेनियस रीजन ऑफ चाइनाज गुजो प्रोविंस में रखा जाएगा। ये मेनली इंटरस्टेलर मॉलिक्यूल्स रिलेटेड टू हाउ गैलेक्सीज इवॉल्व। तो ये फास्ट टेलीस्कोप जो है मेनली गैलेक्सीज का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है इसको स्टडी करने के लिए और ये चाइना का टेलीस्कोप है। नेक्स्ट अपन देखते हैं टियांगोंग। टियांगोंग जो है ये एक स्पेस स्टेशन है, ये लॉन्च किया है चाइना ने, चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन होगा। चाइना का प्लान है कि वो एक मैन स्पेस स्टेशन लगभग 2022 तक पूरा कंप्लीट कर ले, जिसमें कि उसने टियांगोंग 2 भेजा है। तो इस तरह का ये टियांगोंग 2 स्पेस लेबोरेटरी या चाइना का स्पेस स्टेशन है। ये मेनली स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए होगा, मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स, स्पेस एक्सपेरिमेंट्स, इनको कंडक्ट करने के लिए मेनली ये तियांगोंग 2 जो कि चाइना का स्पेस स्टेशन है। अब स्पेस स्टेशन से रिलेटेड एक और न्यूज़ देख लेते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है जो आपने सुना भी होगा, ये एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इसमें जनरली एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है। ये लो अर्थ ऑर्बिट में है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल बॉडी है ये इन ऑर्बिट। आप देख सकते हैं इस तरह से ये आईएसएस होता है। इसमें जनरली आईएसएस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये स्पेस एक्सपेरिमेंट रिसर्च लेबोरेटरी है जिसमें कि काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स बायोलॉजी से रिलेटेड, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मीटरोलॉजी इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ये जॉइंट प्रोजेक्ट है 5 कंट्रीज का, नासा, रशिया, जापान, यूरोप एंड कनाडा। एंड यांगोंग 2 जो है वो चाइना का स्पेस स्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं स्पेस बेस्ड नेविगेशन से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं, क्योंकि इंडिया का IRNSS जो है ये न्यूज़ में था, तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो एक बार देख लेते हैं। जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जो GPS है, जो जनरली आप फोन्स में भी यूज़ करते हैं, वो एक नेटवर्क है लगभग 30 सैटेलाइट्स का जो कि अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह के सैटेलाइट्स हैं, ये सारे अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे हैं। अब इन सैटेलाइट्स में मिनिमम 3 सैटेलाइट अपने को चाहिए होते हैं एक लोकेशन को पिन पॉइंट करने के लिए। तो इस तरह से ये लगभग 24 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन मिनिमम अपने को चाहिए जीपीएस को फंक्शन करने के लिए। जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है ये मेनली नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन को पिन पॉइंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि एयर नेविगेशन, रेलवे नेविगेशन एक्सेट्रा के लिए जीपीएस सिस्टम यूज किया जाता है। इस तरह की ये एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, काफी सारी कंट्रीज ने ऐसे नेविगेशन सिस्टम बनाए हैं, कुछ ग्लोबल है कुछ रीजनल है। जैसे कि इंडिया का जो नविक है, जो IRNSS है, वो इंडिया का रीजनल सैटेलाइट है। इसमें
7 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन यूज़ किया गया है। इसको अभी अपन डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि जीपीएस है वो यूएस का है, वो ग्लोबल है, उसमें 24 सैटेलाइट्स है, उसको ऑल ओवर वर्ल्ड यूज़ किया जा सकता है। ग्लोनास जो है रशिया का, वो भी ग्लोबल है, इंडिया में ग्लोनास भी यूज़ होता है। गैलीलियो जो है ये अभी अंडर ऑपरेशन मतलब अंडर डेवलपमेंट है, ये भी ग्लोबल होगा। नेक्स्ट विडो जो है वो चाइना का है, बट ये रीजनल है। चाइना का एम ये है कि इसको ग्लोबल बनाए। नेक्स्ट है क्वाजी जेनिथ, ये है जापान का, इसका कवरेज भी रीजनल है। तो जापान का, इंडिया का रीजनल है, चाइना का अभी फिलहाल रीजनल है, बट उसका एम ये है कि उसको ग्लोबल बनाए। यूरोपियन यूनियन का जो बनेगा गैलीलियो, वो ग्लोबल होगा, एंड ग्लोनास और जीपीएस ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ये दोनों ग्लोबल है। तो आइए इंडिया का आईआरएनएसएस समझ लेते हैं। आईआरएनएसएस जो है इसमें दो तरह की सर्विसेज होंगी, एक स्टैंडर्ड सर्विसेज होंगी जिनको हर कोई अवेल कर सकता है, पोजीशनिंग सर्विसेज होंगी, और कुछ रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज होंगी। इसमें 7 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें कि 3 सैटेलाइट्स जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, और 4 सैटेलाइट्स जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, जिनका इंक्लिनेशन जो है वो 29 डिग्री टू इक्वेटोरियल प्लेन है। इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा, ये 3 सैटेलाइट जो है ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जस्ट अबव द इक्वेटर। ये जो 4 सैटेलाइट्स है ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, जो कि इंक्लाइंड होते हैं इक्वेटर से, ये जस्ट अबव द इक्वेटर नहीं होंगे, और ये इंक्लिनेशन इनका 29 डिग्री है फ्रॉम द इक्वेटर। इस तरह से ये 7 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है। ये मेनली इंडिया में नेविगेशन सर्विसेज या स्पेस बेस्ड नेविगेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं ग्रेविटेशनल वेव टेलीस्कोप। ये एक चाइना में अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। टू फेस नगरी वेव ऑब्जर्वेटरी चाइना बना रहा है। ये एक टेरिटरी है जो तिब्बत में है, इंडिया के बॉर्डर के पास में है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड ग्रेविटेशनल वेव टेलीस्कोप बन जाएगा। मेनली ग्रेविटेशनल वेव को स्टडी करने के लिए होगा, बिग बैंग थ्योरी के बारे में ज़्यादा इंसाइट्स पता करने के लिए होगा। और ये टेरिटरी मेनली इसलिए वो करी गई है क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट है। ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में है क्योंकि टिबेटन रीजन है, काफ़ी क्लियर स्काई है, तो मेनली ऑब्जर्वेशन के लिए, यूनिवर्स के ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत अच्छी तरह से यूज़ हो सकता है, और इसमें मिनिमम ह्यूमन एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक डार्क स्काई रिजर्व भी है जो न्यूज़ में था, चाइना ने अभी लॉन्च किया है, वो भी इधर ही लॉन्च किया है नगरी में। ये नेपाल और इंडिया के पास में है, तिब्बतन वाले रीजन में है। इस रीजन को क्यों चूज किया गया, जैसा कि अभी आपने देखा कि ये हाई एल्टीट्यूड पे है, ये यहाँ से क्लियर स्काई है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि लाइट पोल्यूशन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि नगरी जो है ये, जैसा आपने कहा कि ये बेस्ट साइट है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, बट क्योंकि रीसेंट इन्फ्लो हो रहा है कुछ लोगों का, तो इसके कारण यहाँ अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन के कारण वहाँ लाइट पोल्यूशन हो रहा है। लाइट पोल्यूशन का मतलब कि अर्बनाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे रेजिडेंशियल एरिया में लाइट्स वगैरह का यूज़ होगा, उसके कारण क्लियर स्काई या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। तो ये एक रीज़न है कि ये इसको डार्क स्काई रिजर्व की तरह बनाना चाह रहा है, ताकि वहाँ लाइट पोल्यूशन जो है वो उसको लिमिट कर सके। नेक्स्ट अपन देखते हैं सोफिया। ये एक ऑब्जर्वेटरी है, सॉरी ये स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी है इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के लिए। ये जॉइंट जर्मन यूएस स्पेस साइंस प्रोजेक्ट है। ये इस तरह का ये सोफिया है, ये एक बोइंग एयरक्राफ्ट है, उसी के अंदर ये ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। ये एक एयरबॉर्न ऑब्जर्वेटरी है वर्ल्ड में, इनफैक्ट ये लार्जेस्ट एयरबॉर्न ऑब्जर्वेटरी है वर्ल्ड में। इसमें एक टेलीस्कोप होगा लगभग 2.5 मीटर का, जो कि एक मॉडिफाइड बोइंग एयरक्राफ्ट पे रखा जाएगा। ये एक मॉडिफाइड बोइंग एयरक्राफ्ट है। ये जर्मनी और यूएस दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ जर्मनी का फ्लैग है, ये यूएस का फ्लैग है। अ, इसके बाद इसका मेन पर्पस क्या है, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस करेगा इंफ्रारेड और सब मिलीमीटर वेवलेंथ में। क्योंकि ये एयरबॉर्न है तो काफ़ी अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर, ये जहाँ डिस्टर्बेंस कम होता है वहाँ ऑब्जर्वेशन करेगा। ये इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सारे गैलेक्सीज के डेवलपमेंट और उनके फॉर्मेशन, उनका एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज, इनको स्टडी करने के लिए मेन इस ऑब्जर्वेटरी को बनाया गया है। तो ये इस तरह से बोइंग एयरक्राफ्ट के ऊपर ही बनाई गई है, और अंदर इसके पूरा इस तरह से ये आ, ये चीज़ें होंगी। यहाँ इसमें एक टेलीस्कोप है। तो ये सोफिया ऑब्जर्वेटरी जर्मन यूएस प्रोजेक्ट है। क्यूपियर बेल्ट, ये अपन ने देखा, इसका सिर्फ इमेज आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने कहा कि प्लैनेट्स के बाहर, सोलर सिस्टम में ही नेपट्यून प्लैनेट के ऑर्बिट के बाहर जो ये सारी कॉस्मिक बॉडी है, काफ़ी छोटी छोटी कॉस्मिक बॉडीज हैं, ये क्यूपियर बेल्ट है, ये पूरा क्यूपियर बेल्ट है। नेक्स्ट एक और एक न्यूज़ है एक्सो प्लैनेट से रिलेटेड।
एक्सो प्लैनेट क्या होता है, ये चीज आ सकती है प्रीलिम्स में, क्योंकि अभी रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने एक्सो प्लैनेट को स्टडी किया है जिसका नाम है वुल्फ 1061c। अब एक तो एक्सो प्लैनेट क्या होता है और एक गोल्डी लॉक जोन क्या होती है, ये एक बार देख लेते हैं। एक्सो प्लैनेट, उसको एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट भी कहा जाता है। ये वो प्लैनेट है जो कि एक स्टार के अराउंड ऑर्बिट करता है, बट वो स्टार सन नहीं है। जैसे जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, बट इसी तरह अगर कोई और सिस्टम है जिसमें कि कोई स्टार है और उसके चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं एक्सो प्लैनेट। आउटसाइड द सोलर सिस्टम इस तरह से कोई प्लैनेट है जो उसके खुद के स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं एक्सो प्लैनेट। अब कुछ स्टार्स, कुछ प्लैनेट्स जो हैं, सपोज ये स्टार है और कुछ प्लैनेट्स एक राइट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार हो सकते हैं, जिससे कि इस प्लैनेट पे हैबिटेबल कंडीशंस बन सकती है। जैसे कि अर्थ जो है वो सन से राइट डिस्टेंस पे है, इसलिए वो हैबिटेबल है। तो इस तरह के जो हैबिटेबल जोन होती है उसको बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। उस स्टार की उस जोन को बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। वो जोन का मतलब ये है कि अगर वो स्टार से एक राइट डिस्टेंस पर वो जोन है, जिसमें कि जो ऑर्बिट कर रहे हुए प्लैनेट है वो हैबिटेबल जोन में अगर आते हैं, तो उस पर राइट टेम्परेचर है, राइट कंडीशंस होंगी वाटर के प्रेजेंट होने की, तो उस जोन को बोलेंगे गोल्डी लॉक जोन। और उस प्लैनेट को अगर वो स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सो प्लैनेट। तो इस तरह का एक वुल्फ 1061 सिस्टम अभी रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने स्टडी किया है, जो कि जिसको कि एक एक्सो प्लैनेट कहा जा रहा है। इसके अलावा एक सुपर अर्थ का भी कॉन्सेप्ट था। सुपर अर्थ का मतलब ये है कि वो एक्सो प्लैनेट जिसका कि मास 1 से 10 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ हो। तो ध्यान रखिएगा, एक तो वो एक्सो प्लैनेट है, मतलब वो किसी खुद के स्टार के अराउंड वो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, और उसका मास जो है वो 1 से 10 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ हो। ठीक है, तो ये लास्ट न्यूज़ थी। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के लेसन्स भी बनाऊं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।